हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 1 सितंबर 2021 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये कहूँगा, पहली बार ऐसा हुआ कि इस न्यूज़पेपर में 80% से भी ज़्यादा न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हम वो सारी न्यूज़ कवर करेंगे, बस मेरे साथ वीडियो को टिल एंड तक देखना। देखो, राइट साइड में सबसे पहली न्यूज़ आ रही है कि इकॉनमी जो है, इंडियन इकॉनमी है, उसने ग्रो अप किया है 20.1%, वो भी Q1 के अंदर। मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनो, पहले अपना बेस डेवलप करो, उसके बाद ये न्यूज़ आपको पूरी समझ आएगी। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर के अंदर 3 महीने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अप्रैल मई जून ये पहला क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च आपका फोर्थ क्वार्टर होता है। तो क्या होता है कि जब साल कंप्लीट होने वाला होता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हर क्वार्टर की ग्रोथ रेट निकालते हैं। हम इसको एनुअली नहीं निकालते, क्योंकि एनुअली चीज़ें निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमारी पॉलिसी एग्जीक्यूशन में फ़र्क पड़ता है। तो हम हर क्वार्टर की क्या निकालते हैं, ग्रोथ रिपोर्ट निकालते हैं, जिसके तहत ये पता चलता है कि हमारी इकॉनमी में कितना सर्वाइवल चल रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इस पैरामीटर के अंदर हम जीडीपी को बेस मानते हैं। अब बात ये उठती है कि सर जीडीपी का मतलब क्या होता है। फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर हमारे यहाँ पर जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना हुआ। मैं आपको हमेशा से बताया हूँ कि जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C+I+G+X-M। मतलब क्या कि हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जोड़ते हैं और नेट एक्सपोर्ट्स को जोड़ते हैं। जब ये 4 चीज़ें जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी। अगर एक मैं सरल भाषा में बात करूँ, कि अगर मैं कॉमन लेमैन लैंग्वेज की तरह से बात करूँ, तो जीडीपी का मतलब होता है एक साल के अंदर हमने कितने खर्चे किए हैं, क्योंकि जितना हमने खर्चे किया उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखा गया कि जब हमारे यहाँ पर इकोनॉमी सही चल रही थी, तो सडनली क्या हुआ, 2020 के अंदर, 2021 के अंदर, 2020-21 के अंदर एक सडन डाउन देखने को मिला, क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन के अंदर फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, नेशनल लेवल का पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। इसके चलते हमने इस ग्लोबल पैंडेमिक में अपनी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको डाउन में जाते हुए देखा। लेकिन जैसे ये चीज़ें थोड़ी सी सुधरनी स्टार्ट हुई, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़ा, हमारा व्यापार भी बढ़ा, जिसके चलते ये मेजर किया गया कि सन 2021-22 के अंदर का जो पहला क्वार्टर है, यानी अप्रैल मई जून, ये तो 3 महीने हैं 2021 के अंदर, इनमें लॉकडाउन होने के बावजूद भी, क्योंकि स्टेट लेवल पे लॉकडाउन लगा था, कुछ स्टेट में लगा था कुछ में नहीं, बावजूद इसके रैंप अप देखने को मिला, एक इकॉनमी के अंदर ग्रोथ देखने को मिली, जो कि 20.1% की Q1 के अंदर। ठीक है, और कहा जा रहा है कि बिल्कुल वी शेप्ड कर्व बना है। आप इस कर्व को देखो तो क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो 2021 के अंदर जो है, 2019-20 के अंदर या 20-21 के अंदर आपको ये कर्व नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन सडनली ये कर्व ऊपर की ओर जाता दिख रहा है Q1 के अंदर। इसको बोलते हैं वी शेप। वी शेप का मतलब होता है पहले इकॉनमी डाउनफॉल में जा रही है, फिर रिकवरी स्टेज के अंदर ये अपने कर्व को ऊपर की ओर लेकर जा रही है। तो ये देखने को मिला वी शेप कर्व। और देखो, अगर कॉमन लेमैन लैंग्वेज की बात करूँ तो हर इंसान बड़ा खुश है इस बात को लेकर कि हमारी जीडीपी बढ़ी है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। रीज़न जानते हो क्यों? देखो, अच्छी बात है, मैं ऐसी बात नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, बट मेरी खुशी उतनी ज़्यादा पता है क्यों नहीं है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट एक आम इंसान पे नहीं पड़ रहा। जब तक कोई चीज़ का इम्पैक्ट आम इंसान को नहीं पता चलेगा, वो क्या जानेगा कि जीडीपी बढ़ने से फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। देखो, अब इकॉनमी के अंदर डीमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या उससे बेनिफिट आप लोगों को, आपके लेवल पे हुआ? नहीं हुआ, आपको बल्कि दिक्कतें और सामने करनी पड़ी। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी एग्जीक्यूशन जो बिना किसी फ्रेमवर्क के बनाई जाती है, जिससे एक गरीब जनता को नुकसान पहुंचे फ़ायदे की जगह, तो वो कभी ठीक नहीं होती है। देखो, अच्छी बात है जीडीपी बढ़ा है, लेकिन जब तक मैं कहूँगा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तब तक इस जीडीपी का कोई फ़ायदा नहीं। कि कागजी कार्रवाई में जीडीपी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें तो पता चलता है लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों को रोजगार ही नहीं मिला, लोगों के पास पैसे नहीं बच्चे पढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है ऐसी जीडीपी का सिर्फ एक पेपर में ही अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी इसकी पिक्चर कुछ और ही होती है। फिलहाल अगर हम पेपर वर्क की बात करें तो मुझे इस बात की खुशी है कि चलो ठीक है, काफ़ी साल बाद, जो जब से कोविड चल रहा है उसके बाद से जाके हमारी इकॉनमी ने ग्रो अप करना शुरू किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडिट की बात करें तो अप्रैल से जून यानी Q1 के अंदर ये रोज़ हुआ है 18.8% का। अब ये जीवीए क्या होता है, इसका मतलब होता है एक साल के अंदर आपकी इकॉनमी ने कितना प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन को अगर हम करेंट प्राइस या फिर कॉन्स्टेंट प्राइस से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें GVAMP मिल जाता है, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मिल जाता है। दोनों के अंदर क्या देखने को मिली, ग्रोथ देखने को मिली। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब हम लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या है, UNSCC रेजोल्यूशन एड्रेस की कंसर्न ऑफ अफगानिस्तान इन इंडिया। अभी क्या बात है, मेरी बात को पहले बेस बना के समझो। ठीक है, सबसे पहली बात ये UNSCC क्या है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। अब क्या होता है
कि आपने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है? तो यूनाइटेड नेशन की 15 सब ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत बड़े लेवल पे पूरी कंट्री को कैप्चर करके रखा हुआ, पूरे ब्रह्मांड को कह सकते हो, अर्थ को। अब अलग अलग कंट्री मिलकर एग्रीमेंट करते हैं, उसे यूनाइटेड नेशन बोलते हैं। अब इनके एक पर्टिकुलरली एग्रीमेंट्स होते हैं, टोटल है 15, जिसमें से एक हम क्या पढ़ रहे हैं, यूएनएससी सॉरी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बेसिकली ये काउंसिल इसलिए बनाई गई थी कि जो सिक्योरिटीज़ इशू हैं कंट्री टू कंट्री, उनको कैसे रिजॉल्व करा जा सके, कैसे उसमें पीस स्टैब्लिश किया जा सके, इन सभी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बुलाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है, यूएनएससी के अंदर टोटल 5 मेंबर कंट्रीज़ होती हैं जो परमानेंट मेंबर होती है, जिनके पास वीटो पावर भी होता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, चाइना हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया और यूएसए हो गया। ये जो 5 कंट्री है इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब अगर एक कंट्री भी मना कर दे उस काम के लिए तो वो काम फिर नहीं होगा। इसकी 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और उन 10 के अंदर हमारा भारत भी शामिल होता है। अभी क्या था, अगस्त के महीने में, अगस्त 2021 के अंदर इसकी जो प्रेसिडेंशियलशिप है वो हमारे नरेंद्र मोदी सर को मिली हुई थी। तो एक महीने तक इन्होंने कई सारे रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की। यहाँ पर एक रेजोल्यूशन नंबर आता है 2593, मैं रिपीट कर दूँ, एक रेजोल्यूशन नंबर आता है 2593, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि इस पर फोकस करना चाहिए कि जिस तरह से अफगानिस्तान पे तालिबान लोगों ने कब्जा कर लिया, तो ये चीज़ तालिबानी इंश्योर करें। वैसे इंडिया कभी तालिबानी वर्ड यूज़ नहीं करता, ठीक है, अदर नेशंस यूज़ करता है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि जिस तरह से आप लोगों ने इसको कैप्चर किया है 20 साल बाद दोबारा से, ये इंश्योर करो कि आने वाले टाइम के अंदर आप जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है इनको बढ़ावा नहीं दोगे और ना ही अपने यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप को पनपने दोगे। इस रेजोल्यूशन बेसिकली ये बात बोली गई है, क्योंकि देखो कोई भी एक कंट्री के अंदर अगर टेररिस्ट बढ़ रहे हैं तो ये हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमारे देश वालों के लिए बहुत खतरा है। सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज़ के लिए भी खतरे की घंटी साबित होती है। तो जिस तरह से हम तालिबान को देख रहे हैं और जिस तरह से काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ, जिसकी पूरी गारंटी जो है वो तालिबानी ने ली कि ये चीज़ हमने कराई, तो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही। तो यहाँ पर जो हमारे P5 कंट्रीज़ के अंदर हमारे जो मोदी जी थे उनको ये इसमें मेन जो मेंबर है वो बने थे। प्रेसिडेंशियलशिप मिली थी 1 महीने की, जो अब जा चुकी है, 31 अगस्त उसकी लास्ट डेट थी। तो उन्होंने रेजोल्यूशन नंबर 2593 के तहत ये कहा कि हमें पीस इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए अफगानिस्तान से लिखित एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा कि आने वाले टाइम के अंदर वो इस टाइप की कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करेंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ इसी में निकल कर आती है कि जैसे 2001 के अंदर जब आप जानते हो वो 9/11 वाला अटैक हुआ था, तब यूएस ने अपने जो कोप्स जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको अफगानिस्तान भेजा था ये देखने के लिए कि कोई दोबारा ऐसी एक्टिविटी ना हो, तो तुम उस पर निगरानी रखना। 20 साल तक उनकी आर्मी जो है वो यहाँ पर ही, और 2021 में उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 2021 को हम अपनी आर्मी वापस ले लें क्योंकि तालिबानी का कब्जा होने लगा। तो कल की डेट में लास्ट जो प्लेन निकला है उसके अंदर सारे के सारे जो यूएस के जवान थे वो वापस चले गए। यानी आज की डेट में 1 सितंबर को वहाँ पर कोई भी यूएस का जवान वहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। यानी तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि उन्होंने यूएस जैसे कंट्री के जो कोप्स हैं उनको वापस उनकी कंट्री में भेज दिया 20 साल बाद। 2001 से पहले भी तालिबान का कब्जा था, लेकिन 20 साल तक ये जो है अपनी डेमोक्रेसी के तहत चलती रही। लेकिन अब यूएस भी उनसे हार चुका है, यूएस ने भी अपनी कोप्स जो है वो वापस ले लिया। और इस बात को देखते हुए, खुशी मनाते हुए, तालिबान की कई सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पर वो गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, अपनी खुशी का जश्न कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिली, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, ये स्पोर्ट्स न्यूज़ को लेकर है कि टोक्यो में जैसे ओलंपिक्स होता है वैसे ही एक होता है पैरालंपिक्स। अभी पैरालंपिक्स में क्या है मैं आपको बता दूँ, कल तक हमारे पास टोटल 7 मेडल्स थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास टोटल 10 मेडल्स हो गए हैं। यानी 10 मेडल्स हमने वहाँ पर जीत लिए हैं, जिनके अंदर 2 सिल्वर हैं, बाकी ब्रॉन्ज वगैरह, 2 गोल्ड हैं, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज है। अब यहाँ पर क्या है कि जितने ज़्यादा मेडल जीतते हैं उतना हमारी इंडिया एक अच्छी रिप्रेजेंट करती है। और हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम मेडल जीत रहे हैं, अगर हम स्पोर्ट्स पर फोकस करें तो हम इंडिया वाले बहुत ही अपनी यूनिक छाप छोड़ सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आने वाले टाइम के अंदर हम स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस करने वाले, एक मैसिव चेंज लेकर आएंगे एक पॉजिटिव वे के अंदर, कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ठीक है। चलिए ये बात थी यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया ने कल अगर हम बात करें, हाँ इसमें कोई खास न्यूज़ नहीं है, सॉरी मैंने ये गलत उठा लिया, मुझे नहीं उठाना चाहिए था। इसके बाद आगे चलते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये भी आपका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है अभी मुझे जो है सीधा वहाँ पे आना पड़ेगा एडिटोरियल पार्ट पे, क्योंकि देखो जो चीज़ें लोकल लेवल की होती है मैं उनको नहीं पढ़ाता, मैं वही पढ़ाता हूँ जो हमारे एग्जाम के लिए प्रोस्पेक्टिव होती हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम एक काम करते हैं, सीधा अपने पास जंप करते हैं एडिटोरियल पार्ट पर। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एडिटोरियल देखने को मिलेगा
फायरिक विक्ट्री का। अभी फायरिक विक्ट्री क्या होती है? विक्ट्री मतलब होती है आज़ादी। देखो आप जानते हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी लोगों का कब्जा हुआ है, एक तरह से तालिबानी ग्रुप के लिए ये आज़ादी ही है। आज़ादी का मतलब है कि उनके लिए खुशी का मौका है, और ऊपर से 31 अगस्त 2021 के अंदर आर्मी के जो कूप्स बचे हुए थे वो भी चले गए। तो अब पूरी तरह से तालिबानी का कब्जा वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर हो गया है। तो इस बात को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने पहली बार एक मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया कि जिस तरह 15 अगस्त को इन लोगों ने यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की और इवन कब्जा कर भी लिया, तो देखो इंडिया वाले तो इस चीज़ से बहुत परेशान है। लेकिन पाकिस्तान में जो इमरान खान है, उन्होंने क्या बोला कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने में पूरी पूरी मदद करेंगे। मतलब एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बात बोला, जबकि उसे पता है कि वो खुद भी टेररिस्ट को प्रमोट करते हैं, और साथ के साथ जो तालिबानी वो तो खुद भी टेररिस्ट है। अलकायदा जैसे लश्कर तैयबा, अलकायदा, इन सबको प्रमोट करने का काम करती है। तो देखो दो चोर आपस में जब बात करते हैं ना, तो वो अपने फ़ायदे के लिए बात करते हैं। तो अब आप समझ जाओ, मेरी बातों से आप समझ गए हो कि मेरे कहने का मतलब क्या है। इससे ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो ये पूरा एडिटोरियल इस चीज़ पर, आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने जितना बताया बस उतना आप याद कर लो। बाकी इसके एक एक पॉइंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि अफगानिस्तान का इशू हर दिन आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेशन में पढ़े, लेकिन जो खास चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूँ 1-2 मिनट के अंदर। बाकी आपको इसका एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर ही अगर हम देखें, यहाँ पर आ रहा है फॉर द रिकॉर्ड। अभी फॉर द रिकॉर्ड यहाँ भी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कोई खासा एडिटोरियल, इसलिए मैं इसको कवर करते हुए नहीं चलूँगा। यहाँ पर आते हैं द नेक्स्ट स्टेप इन डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन इज़ ओवरड्यू। अब क्या है, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको पूरे मतलब डेमोक्रेसी के साथ चलाया जाता है। पूरा हमारा भारत का संविधान है, सारी जुडिशरीज बॉडीज़ हैं, इन सब को लेकर बात बोली गई है। अब कहा ही जा रहा है, जैसे आजकल अफगानिस्तान को लेकर इशू चल रहा है कि अफगानिस्तान में आने वाले टाइम के अंदर जो तालिबानी ग्रुप है वो किस तरह से अपने यहाँ पर गवर्नमेंट को बनाएगा, किस तरह से वहाँ पर चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे, या वहाँ पर तानाशाही चलेगी, क्या चलेगी। इस बात को लेकर यहाँ इस एडिटोरियल में यही बात की गई है कि देखो हर चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब प्रो और कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। हम ये नहीं कहें डेमोक्रेसी हर लेवल पे ठीक होती है, कुछ लेवल पे डेमोक्रेसी गलत भी होती है, लेकिन अगर हम बात करें पूरे पर्सपेक्टिव से तो कॉन्स इसके कम है और प्रो इसके ज़्यादा हैं। तो ये एडिटोरियल इसी बारे में बात करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको जल्दी से इसको निपटा दिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक एडिटोरियल बोला गया, मेकिंग आउट अ केस ऑफ प्रपोजिंग अप मिडिल क्लास। अभी क्या बात बोली गई कि जैसे कोविड-19 की जब से सिचुएशन आई है, लोगों की जॉब छूट गए, स्कूल्स वगैरह बंद पड़े हुए, इनसे जो प्रोडक्टिविटी है ना एक पर्सन की, वो बिल्कुल बंद होगी। जैसे कहते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई, क्योंकि तो जब आप घर में रह रहे हो तो क्या प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। मैं तो ये भी जानता हूँ कि बच्चों को स्कूल भूल चुके हैं कि स्कूल नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप अगर उन्हें ये बोलो कि होमवर्क कर लो, स्कूल में चले जाओ, तो वो कहते हैं नहीं स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल दे दो बस, बात काफ़ी है। मतलब उनकी पूरी हैबिट्स चेंज हो गई, और जो गलत है। एक होती है अच्छी हैबिट लगना, ये तो गंदी हैबिट है कि आप पूरे टाइम मोबाइल में ही लगे रहे। तो मोबाइल से ऑनलाइन क्लास लेना गलत नहीं है, बट सिर्फ उसी से लेना ये चीज़ गलत है। देखो लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है। जब तक आप फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एथिकल वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, वो साथ बैठ कर आता है। यानी स्कूल जाकर आता है, आपको पता चलता है कि किस माहौल में कैसे सर्वाइव करना होता है। वो चीज़ें ऑनलाइन में नहीं होती हैं। तो देखा जा रहा है कि जब से कोविड-19 की सिचुएशन हुई, सबसे पहली चीज़ तो बच्चों पर इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा है, और ये नेगेटिव असर को सही कर पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। दूसरा, जॉब्स के अंदर बहुत बड़ी दिक्कतें आई हैं, लोगों ने अपनी जॉब को लॉस कर दिया। जो काम वो करे थे उसको छोड़ के वो दूसरे सेक्टर के अंदर आ गए, जिसकी वजह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आ गए। सोच के देखो कि अगर मेरी जॉब छूट जाती है किसी कंपनी से, मैं एक रेडी भी खोल लेता हूँ, तो जो ऑलरेडी रेडी वाले लेते हैं उनमें मैंने एक और कॉम्पिटिटर के रूप में वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आ रहेगी। तो ऐसे देखा जा रहा है कि जिस तरह से कोविड-19 ने एक बहुत ही मतलब एक मैसिव रोल प्ले किया है नेगेटिविटी के अंदर, ये पूरा एडिटोरियल उसी पर बेस्ड है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं पूरा, मैं कहूँगा इसकी एक एक लाइन आप पढ़ लो, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इट्स टाइम टू बिल्ड ब्रिक्स बेटर। अच्छा, ये ब्रिक्स क्या हो है? ब्रिक्स एक हमारा एग्रीमेंट है, जैसे कहा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे हमने कई सारे एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन उनमें से ब्रिक्स एग्रीमेंट एक सक्सेसफुल एग्रीमेंट के अंदर कवरअप किया जाता है। यानी ब्रिक्स में जो जो चीज़ें होती हैं फाइनल, वो चीज़ें लोग मानते हैं और उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके रशिया के, चाइना के, साउथ अफ्रीका के और हमारे इंडिया के, ये जितने भी पाँचों के पाँचों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सब यहाँ पर है। और यहाँ पर बात क्या बोली जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर ब्रिक्स के अंदर जो मीटिंग्स होंगी, उसके अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड को बढ़ाया जाए और पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। क्योंकि जब
से अफगानिस्तान का इशू उठा है ना, तब से सारी की सारी कंट्री थोड़ी सी डरी हुई हैं ये सोचकर कि कहीं तालिबानी ग्रुप का कैप्चर और भी किसी कंट्री के ऊपर ना हो जाए, जिसका खामियाजा गलत तरीके से भुगतना पड़े। तो इस बात को लेकर हर इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर ये बात बोली जाती है, और अब ब्रिक्स को लेकर बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर जब इनकी मीटिंग होगी तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन इनके अंदर लिए जाएंगे, और ये सारे उनके क्या है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम यहाँ पर आगे चलें तो इस वाले से कोई खास न्यूज़ इसके अंदर है नहीं। चलिए यहाँ भी अभी कुछ नहीं है। बाकी इकॉनमी रैंप अप हुई है 20.1% से, इसको हम आगे ही कवर कर चुके हैं इसलिए अब इसमें कवर अप नहीं करेंगे। और बाकी इंडिया और दोहा, चलो इसको भी अभी कवर नहीं करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को कवर करेंगे। इन अ फर्स्ट 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस टेक ओथ इन वन स्ट्रोक। क्या मतलब है, आपको मैं काफ़ी टाइम से बताते आ रहा हूँ, जो हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है, सीवी रमना। ठीक है, अभी सीवी रमना है, उन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर जजेस की जो है कमी है, मतलब वैकेंसीज खाली पड़ी हुई, अगर हम जजेस की वैकेंसीज को फिल कर देंगे तो जो कोर्ट केसेस हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जल्दी होंगी, निपटारा जल्दी से जल्दी होगा, जो पेंडिंग केसेस हैं वो जल्दी से निपटेंगे, तो जो लीगल प्रोसीडिंग है उनमें क्या आएगी, तेजी आएगी। तो इस बात को लेकर बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट जारी की गई, जो 9 वैकेंसीज खाली पड़ी इन जजेस की उनको क्या किया जाए, फुलफिल किया जाए। तो जब ये रिपोर्ट दी गई तो लोगों ने इस पर जो है एक्शन लिया और उस वैकेंसीज को क्या किया, उन्होंने फिलअप किया। अब यहाँ पर बात ये बोली जा रही है कि वो जो वैकेंसीज थी उनके अंदर 3 फीमेल जजेस थे, और एक नाम जो है आपको हमेशा चर्चा में मिलेगा, दैट इज़ जस्टिस BV रंगनाथना। अब ये जो है ना, कहा ही जा रहा है कि फ्यूचर के अंदर सन 2027 के अंदर कहा जा रहा है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है, वो भी पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि फीमेल होंगी, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री के अंदर, इंडिया की हिस्ट्री के अंदर कोई भी फीमेल जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं बनी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। तो उसको लेकर ये बोला है कि 2027 के अंदर जब दोबारा से वोटिंग होगी तो हो सकता है कि ये जो BV रंगनाथना है इनको अपॉइंट किया जा सकता है, और वैसे 99% चांस है ये हिस्टोरिकल इवेंट इंडिया के अंदर हो गई होगा। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें, और जो 9 जजेस का पैनल था उसको अपॉइंट कर दिया गया, और आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ के अंदर कि वो सारी क्या ले रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, मतलब एक शपथ समारोह ले रहे हैं जिसके अंदर 9 के 9 लोग इकट्ठे एक साथ शपथ लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, जितने ज़्यादा जजेस होंगे ना तो जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो उतनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और जो डिसीजन पेंडिंग चल रहा है उनका रेजोल्यूशन जल्दी से जल्दी होगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो IMD ने, ठीक है, ये फोरकास्ट किया है कि आने वाले टाइम के अंदर जो मानसून है उसके अंदर शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा और अनवांटेड मानसून देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत जगहों पर बाढ़ जैसी सिचुएशन मिलेगी। और क्योंकि इकोलॉजिकल इफेक्ट जो हमारा डिसबैलेंस हो चुका है, आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का कंपोजिशन बिगड़ गया, जिसके से ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है। इसीलिए तो कहा जाता है कि चीज़ों को थोड़ा तरीके से करो, इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा तो उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बात बोलिए, 40 लोग मर गए हैं डेंगू के अंदर। सर आप कैसी न्यूज़ कवर कर रहे हो? दोस्तों GS पेपर नंबर 2 के अंदर ये चीज़ें कवर की जाती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये फिरोजाबाद के अंदर 40 केसेस देखे गए डेंगू के, जहाँ पर लोगों की डेथ हो गई। देखो डेंगू एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, जिसके अंदर एक मॉस्किटो है जिसके बाइट करने पर आपको डेंगू हो जाता है, और उसमें कोई चांस नहीं क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन जो US से बनी हुई है वो उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है। तो ऐसे केस में एक स्पेशल टाइप का मच्छर होता है, उसको रिलीज़ किया जाता है, मॉस्किटो को रिलीज़ किया जाता है, जो कि एक एंटीबॉडी की तरह काम करता है। अब आप बताओ कि वो कौन सा मच्छर है जो रिलीज़ किया जाता है, जो कि अपनी जनसंख्या को बढ़ा के इस डेंगू के लेवल को कम करती है। ठीक है, नहीं बता पाओगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पहले कोशिश करो गूगल सर्च करके कि वो कौन सा मच्छर है जो रिलीज़ किया जाता है डेंगू के स्प्रेड को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम आगे चले यहाँ पर, तो बाकी आप जानते हो जब से US के जो कूप्स हैं उन्होंने अपने वहाँ पर 31 अगस्त को सारे के सारे US के कूप्स अपने वापस चले गए और तालिबान ने उस चीज़ की विक्ट्री जताई। देख सकते हैं किस तरह से ये प्लेन के अंदर बैठे हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है बट बैठे हुए क्योंकि तालिबानी ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर चाइना ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्या की है, चाइना ने अपने ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाया है अपने लिंक को जोड़ने के लिए, जिससे कि उनका व्यापार जो है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो रैंप अप हो पाए। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है जब दो कंट्री के बीच में आपस में ट्रेड होता है। जब ट्रेड होगा तो या तो माल हवा के रास्ते से जाएगा जो कि बहुत कम जाता है क्योंकि उतना माल की लोडिंग नहीं हो पाती, या फिर दूसरा ट्रेन के रास्ते जाएगा, तीसरा हो सकता है कि आप उसे जो वेसल्स वगैरह होते हैं जैसे शिप्स वगैरह उनके थ्रू आप उनको भेजो। देखो शिप के थ्रू भेजना भी एक लॉन्ग रूट हो जाता है, लेकिन अगर हम ट्रेन की सुविधा लैंड के ऊपर कर दें तो उससे जो मोमेंटम है वो बढ़ जाता है, जिसका फ़ायदा जो है वो हर एक्सपोर्टर को मिलता है। तो यहाँ पर चाइना की पॉलिसी ये रहती है कि किस तरह से हम अपने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बढ़ाएं जिससे कि हमारा जो व्यापार है वो
इंक्रीज हो पाए। सोच के देखो, अगर अच्छे अच्छे हाईवेज होंगे तो हमारा मूवमेंटम बढ़ेगा, व्यापार करने का जो तरीका है वो भी रैंप अप करेगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर चाइना ने क्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं इस वाले चार्ट के अंदर, इस वाले मैप के अंदर, चाइना के चेगडू में, चेगडू से लेकर, एक मिनट थोड़ा, हाँ, चेगडू से लेकर लिंगचैंग तक यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है जिससे वो म्यांमार के अंदर व्यापार कर सकते हैं। देखो रेलवे ट्रैक से फ़ायदा क्या पहुँचेगा, तो वेस्टर्न चाइना जो वाला जो पार्ट है उसमें जैसे ही यहाँ पर रेल नेटवर्क बिछेगा तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा, इससे जो कार्गो जो चीज़ें हैं वो म्यांमार तक पहुँच जाएंगी और म्यांमार से जो इनके ट्रेड हो रहे हैं उनमें आसानी हो जाएगी। इवन म्यांमार से अगर माल इंडिया में भी लाना होगा तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी लैंड के रास्ते से। अब जानते हो चाइना की पॉलिसी हमेशा रहती है कि लोगों के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना, जैसे भी रिसेंटली चाइना ने श्रीलंका के अंदर क्या किया था, उनको पैसा उधार डेब्ट ट्रैप में उन्हें फंसा लिया था और बाद में उनको फंसा के रख लिया और उनसे जो चीज़ें बुलवाने लगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पर्पस से यूज़ करने लगा। तो चाइना की हमेशा ये पॉलिसी रहती है कि दूसरे को डेब्ट ट्रैप में फंसा दिया जाए, ठीक है। बट इंडिया इसमें नहीं फंसता क्योंकि इंडिया वाले अच्छे से जानते हैं कि चाइना कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब इस पेज पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर एक बात बोली गई है, अच्छा एक न्यूज़ और थी वो शायद ऊपर छूट गई है। मैं एक बार पेज नंबर 1 पे दोबारा आ रहा हूँ क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है मुझे सार्क को लेकर एक न्यूज़ पढ़ानी थी और उस सार्क वाली न्यूज़ नहीं मुझे मिली। सार्क वाली न्यूज़ आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुको ना दोस्तों, मैं ज़रा निकाल लेता हूँ, मुझसे वो वाली न्यूज़ रह गई कहीं पर। सार्क, सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अरे भाई कहाँ गया भाई सार्क? सार्क को लेकर तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई थी। एक मिनट दोस्तों, बस मैं निकाल लेता हूँ, ये रहा। कंसर्न ओवर अफगानिस्तान मेंबरशिप्स इन सार्क। अच्छा पहले आप मेरी बात को सुनो, सार्क क्या होता है? पहले सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। दोस्तों क्या होता है, अलग अलग कंट्री आपस में मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेती हैं कि अगर उनके ऊपर माल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिससे माल सस्ते रेट पर उनका बिकेगा और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहती है अगर आप कार्टेल बनाना चाहते हो यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हो तो मिलकर कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट को, उस कॉर्पोरेशन को नाम दिया था सार्क, SAARC, जिसको बोला था साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। अब ये क्या होगा कि इन जो जितनी कंट्री को मैंने यहाँ पर नाम लिए ये आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगी तो इनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि आपस में मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इससे इनकी माल की कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी और माल आसानी से मूवमेंटम हो पाएगा, ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। अब देखो क्योंकि इसका जो पार्ट है वो अफगानिस्तान भी, इसका जो मेंबर है वो अफगानिस्तान भी, और आप जानते हो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो अब कहा ये जा रहा है कि सार्क के अंदर से क्या अफगानिस्तान को रिमूव किया जाएगा या फिर अफगानिस्तान का नाम काट के तालिबान का नाम लिखा जाएगा। इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अभी इनकी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। अब इस मीटिंग में यही डिसाइड किया जाए कि अफगानिस्तान को अपने साथ रखना है या नहीं रखना, क्योंकि अफगानिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। ऐसे देश के साथ व्यापार करके कोई फायदा नहीं है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हो। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि अफगानिस्तान को रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। तो आप समझ गए इस आर्टिकल का क्या मतलब है, ठीक है। अब हम दोबारा से आते हैं अपने बिजनेस वाले सेक्शन के ऊपर जिस पर हम थे, ठीक है। मैंने बोला था ना कि ये गलती से मुझसे छूट गए। अब बिजनेस के अंदर एक न्यूज़ आ रही है, कोर सेक्टर लॉक्स 9.4% ग्रोथ। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, पहले मैं बताता हूँ इंडिया की 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है। तो वो है आपकी कोल इंडस्ट्रीज़, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8 कोल इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है? कोल हो गया, आपका क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र और इलेक्ट्रिसिटी। कहा ही जा रहा है कि अगर ये कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ग्रोथ होता है तो इकॉनमी रैंप अप करती ही करती है, मतलब इकॉनमी के अंदर पॉजिटिवनेस देखने को मिलती है। तो 9.4% का यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिला जुलाई महीने के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है कि जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ है वो बूस्टअप हो रही है, यानी प्रोडक्शन दबा के हो रहा है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगी, हर तरीके से बढ़ेगा। और यही रीज़न है कि कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ग्रोथ देखने को मिली जिसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पे पड़ा और Q1 का जो जीडीपी है वो 20.8% से बढ़ गया हमारा। मेरी बात को समझ पा रहे हो, लिंक करने की कोशिश कर पा रहे हो कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ किस तरह से हमारी इकॉनमी के जीडीपी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया ओवरसीज सेटलमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी डील और
एनुअल दास। अभी क्या है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, शक्तिकांता दास उसके गवर्नर है, इन्होंने कहा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेकर इंटरनेशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिटरी जो ICSD है वो हेल्प करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद और बेच को लेकर। तो यहाँ पर बातें बोली जा रही है, देखो कोई भी बिजनेस होता है उसको आसान बनाने की बात की जाती है, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसमें क्या होती है, चेंजेस किए जाते हैं। तो शक्तिकांता दास का ये कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो डीलिंग्स है उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनको टैकल करने की पूरी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। और बाकी यहाँ पर अब एक न्यूज़ आ रही है, बैंक क्रेडिट टू नॉन फूड सेक्टर ग्रो अप 6.2% इन जुलाई। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो फार्मर क्या करता है, एक बार ही पैसा लगाता है, फिर उसे इनकम कुछ टाइम के बाद होती है जब कटाई होती है, तो उस बीच वो अपना सर्वाइवल कैसे करेगा। ऐसे में वो एग्रीकल्चर लोन भी लेता है, नॉन एग्रीकल्चर लोन भी लेता है अपने घर को चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो देखो एग्रीकल्चर लोन देने के लिए जो अथॉरिटी वो हमने नाबार्ड को दे रखी है। नाबार्ड एक एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखेगी। लेकिन RBI ने ये भी बोला है कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि नॉन एग्रीकल्चर को भी हमें टारगेट करते हुए चलना चाहिए। तो कहा गया कि जैसे हमने किसानों को नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट भी बहुत सारे दिए है, और जुलाई महीने में देखा गया कि 6.2% की ग्रोथ आई है लोन के अंदर, जो कि अच्छी बात है कि हमने लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिए, जिससे लोगों के पास पैसा है और लोगों ने उस पैसे का अच्छे से यूटिलाइज़ किया। ठीक है, और ये अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, अगर हम टॉप 50 कंपनीज की बात करें निफ्टी के अंदर, वो कौन सी टॉप 50 कंपनी है आज की डेट में, तो मैं आपको बता दूं, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, GSW स्टील, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो। ये टॉप 50 कंपनी जो हमारी निफ्टी के अंदर आती है, और टॉप 30 कंपनीज हमारी सेंसेक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, और आप जानते हो कि जो हमारा सेंसेक्स है वो कौन रिलीज़ करता है, बताओ कौन रिलीज़ करता है आपका, ये करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और निफ्टी कौन करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन है हमारा, बता सकते हो, अभी हम चैप्टर पढ़े इसके बारे में। सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एशिया का, पूरे एशिया का, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और वर्ल्ड में टॉप 5 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में 5वां नंबर हमारे इंडिया के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आता है, जो सबसे ज़्यादा पुराना भी है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्पेशल ड्राइंग राइट, IMF जब भी लोन देती है तो वो SDR में देती है, और SDR के अंदर टोटल 5 करेंसीज आती हैं, जिसके अंदर आपकी पहली करेंसी US$, दूसरी यूरो, तीसरी है ब्रिटिश पाउंड, चौथा है जापानीज येन, और पाँचवा है चाइनीज़ युआन। इसे बोलते हैं 5 बास्केट ऑफ करेंसी ऑफ SDR। IMF जब लोन देती है तो SDR के अंदर देती है, जिसमें 5 करेंसीज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के हिंदू न्यूज़पेपर में इतने, आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सारी न्यूज़ हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें इनिशिएट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।